हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय आई एम जाकिर सिंह। इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारा क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनिजम्स कैसे बड़े होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कैसी होती है। ऐसे हम लोग चैप्टर में बहुत सी नई चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इसका, कि इस चैप्टर में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप देखेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और उसके बाद हम लोग कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में हमारे लास्ट में दिया गया है। ठीक, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल क्या देखने वाले हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये एक स्टोरी है, और इसके अलावा एक स्टोरी है कि ऑर्गेनिज्म जितने बने हैं ये का एक्सपायरी डेट क्यों है। देखो, हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग है इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में, जैसे कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई पंछी है, कोई पेड़ है, तो वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक, उसी हिसाब से अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल चाहते हैं, जैसे देखिए दवा पे लिखा रहता है एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, जिसको हम लोग अपने लिविंग थिंग्स में बोलते हैं बर्थ की डेट, जिसे DOB बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद डेथ की डेट। ठीक, तो ये है। अब उसके बाद जैसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स में और एग्जांपल के तौर पे कुरकुरे की पैकेट ले सकते हैं, उस पर भी लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6th मंथ। कोई अगर पैकेट लेते हैं आप खाने पीने की चीज़, उस पर लिखा रहेगा इतने दिनों बाद ये ख़राब हो जाएगा। और अगर आप कोई चीज़ भी लेते हैं, जैसे चेयर हो गया, तो ये सब लेते हैं तो ये भी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती हैं। ठीक, तो ऐसी जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में बनी हैं, मतलब होल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें, ईच एंड एवरी थिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक टाइम पे ख़त्म हो जाती हैं। उसी को कहते हैं लाइफ स्पैन, मतलब जीने की क्षमता, मतलब आप कितना जी सकते हैं, आपकी लाइफ लाइन कितनी लंबी है। ठीक, ये वो KBC वाली लाइफ लाइन नहीं है, ये ज़िंदगी जीने वाली लाइफ लाइन है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने लाइफ स्पैन देखा, अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। एक वर्ड आता है हमारे इस चैप्टर में, रिप्रोड्यूस चैप्टर जहाँ से आया है। ठीक, तो यहाँ रिप्रोडक्शन वर्ड जो आया है इसका मतलब पहले देखिए। रिप्रोडक्शन ये दो वर्ड से मिलकर बना, आप एक तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइलिंगुअल वर्ड देखने में ही लग रहा है। बाइलिंगुअल क्या होता है, बाइलिंगुअल में होता है कि जहाँ पे दो वर्ड एक साथ होते हैं, जिन्हें रूट वर्ड्स भी कहते हैं। वैसे हिसाब से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे री प्लस प्रोडक्शन। ठीक, री मतलब क्या होता है, न्यू, प्रोडक्शन मतलब कुछ नया, समथिंग न्यू। ठीक, प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन में ले सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बन गया, न्यू प्रोडक्ट। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आप अपनी ही तरह एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, मतलब आप अपनी तरह एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब कोई भी चीज़ अपनी ही तरह एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दे, जैसे छोटे पेड़ को देखिए, वो जब बड़ा हो जाता है, सीड्स देता है, तब उस सीड्स को आप फिर लगाते हैं, फिर उससे एक नया पेड़ तैयार होता है, तो दोनों पेड़ सिमिलर होते हैं, दैट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ही अपने की तरह दूसरा खड़ा कर देता है। समझ में आई बात? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। ये एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग, पहले मैं इसको थोड़ा करूंगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, मैं इसको लिखूंगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। किसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर, इसके तहत ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट है, मतलब कि अगर कोई भी जानवर है, कोई भी चीज़ है, एवरीथिंग इज मॉर्टल, मतलब जो आया है सो जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ है, इस लॉ के तहत ऐसा लॉ दिया गया कि अगर कोई भी चीज़ है इस दुनिया में तो वो जाएगी ज़रूर, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक, तो इसमें यही बताया गया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि दो वर्ड से मिलकर बना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर जाना। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर रिप्रोडक्शन की एक अच्छी सी डेफिनेशन क्या है।
एग्ज़ाम में यही दिक्कत होती है कि हम लोग को एक खूबसूरत डेफिनेशन नहीं मिल पाती है जो हम लोग पेपर में लिख सकते हैं। तो उस डेफिनेशन को देखने के लिए अब मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दूंगा, तो आप लोग उसको पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बारे में बताऊँगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको डेफिनेशन लिखने चल रहे हैं, उससे पहले इसको भी मैं इरेज करूँगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिप्रोडक्शन की एक अच्छी सी डेफिनेशन। इसमें लिखा क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोड्यूस होने की एक ऐसी फिनोमिना, मतलब प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ न्यू प्रोड्यूस होता हो, किससे, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब एक ऐसे चीज़ जो एक प्रेजेंट, मतलब जैसे मैं हूँ, पेड़ है कोई, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कोई पेड़ है, उस पेड़ से एक नया पेड़ तैयार हुआ, उस पेड़ से एक नया पेड़ तैयार होगा, यही यहाँ पे एग्जांपल है, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन किससे, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, और किससे, सेम स्पीसीज में, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक बार फिर से, एक ऐसी फिनोमिना जिसमें कुछ नया प्रोड्यूस होता हो, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करता हो, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा ना हो कि एग्जिस्टिंग तो हो लेकिन उस सेम स्पीसीज से ना हो। ऐसा कह दें आप कि नीम का पेड़ लगाए आम का पेड़ हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया आम का पेड़ ही लगाएं तो आम ही मिलेगा, सेम स्पीसीज। ठीक, रिप्रोडक्शन का यह हुआ। तो एक रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। It is very important part of our life. It is very important. ठीक, इतना अब हम लोग जान गए यहाँ तक। इसको यहाँ पे स्टार लगा के ख़त्म करते हैं। अच्छा, यहाँ तक अब बात करने के बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस टॉपिक में हम लोग ने क्लियर किया कि दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब दो टाइप के मैंने भी बताया कि दो टाइप में कौन कौन से टाइप आते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो अलग पार्ट में लाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, क्या बताना चाहता हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब ये अगर पेपर में आ जाता है कि इसके बीच में डिफरेंस बताइए, तो ये हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका पहचानने का तरीका है कि इसमें देखिए स्टार्टिंग में ए लिखा है, जिसको मैं थोड़ी यहाँ से डिस्टेंस पे लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इससे हम लोग को ये पता चलता है, आपने ग्रामर में पढ़ा है आर्टिकल ए एंड द, ए का यूज़ कहाँ होता है, एक के लिए, एन का यूज़ कहाँ होता है, वॉवेल साउंड्स के लिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं आ मतलब एक, जिसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, दैट्स कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें डबल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हैं हाइड्रा, अमीबा, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं एनिमल, ह्यूमन, ठीक, एक्सेट्रा। तो ऐसे करके आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें पूरा चैप्टर की थीम निकालनी है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इन दोनों के टाइप्स हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका पाई चार्ट बनाएंगे इसका। यहाँ पे लिखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका हम लोग क्या बनाएंगे, पाई चार्ट। सबसे बेस्ट तरीका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं इसका डिवीज़न, काफ़ी लंबा डिवीज़न होता है, इसलिए लंबी लाइन बनाएंगे। सबसे पहले आता है फिजन, जिसको आप बोल सकते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, फिजन आता है। अच्छा, दो वर्ड होते हैं, फ्यूज़न और फिजन। ठीक, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक, बाइनरी फिजन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या देखने वाले हैं,
मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन नाम से शुद्ध है कि एक से ज़्यादा होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन क्या होंगे सस्पेंस के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे बडिंग प्रोसेस होती है, सॉरी एक आती है प्रोसेस बडिंग, फिर इसी में एक आती है स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन ये पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद ये एक लाइन आ गई हमारी नीचे। इसमें हम लोग आखिरी टॉपिक हमारा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये हमारा कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 6, ये इन 6 टॉपिकों का अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के भी 2 पार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल और नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग क्या देखते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। नेचुरल में हम लोग देखते हैं स्टेम, रूट और लीफ। आर्टिफिशियल में हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिफिशियल में कटिंग आता है, लेयरिंग आता है, ग्राफ्टिंग आता है। पहले लिखेंगे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा टिश्यू कल्चर, जो एनसीईआरटी में एक बक्से में बंद करके दिया गया है, टिश्यू कल्चर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, और मैं नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बता दूंगा आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका बहुत ही सिंपल लॉन्ग टॉपिक है। सबसे छोटा ये है, पार्ट आपको बड़े दिख रहे हैं लेकिन छोटा है, ये आपको छोटा दिखेगा लेकिन बड़ा रहेगा सबसे ज़्यादा। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एनिमल के बारे में, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन के कंटेक्स्ट में। ठीक, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक, यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे की कुछ नई चीज़ें। अब आते हैं समथिंग न्यू पे। समथिंग न्यू की शुरुआत होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं समथिंग न्यू। अब हम लोग क्या देखेंगे, समथिंग न्यू के टॉपिक पे आ गए। हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज़। क्या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी में निकलते हैं, मतलब कि होते हैं या बनते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए ऊपर भी उसके क्वेश्चन है, नीचे भी एक क्वेश्चन है। ऊपर का क्वेश्चन क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर चैप्टर के ख़त्म होने पे तो मिलेगा, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, इसका आंसर आपको मिलता जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसी सेक्शन में मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज़। अच्छा, तो इसमें आप 2 कंटेक्स्ट बनाइए, मतलब कि 2 तरफ से देखिए, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ से, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, इसलिए वहाँ पे चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी मिल जाए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि आपको जुड़वा 2 की तरह एग्जैक्ट कॉपीज़ मिल जाए। ठीक, आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर में इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसका आंसर होगा यस। ठीक, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिससे जो सिंगल पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे के सारे दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेल डिवीज़न के दौरान, जिससे भी यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं रह जाता। ठीक, जैसा कि आपको अमीबा का अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये ऐसे
ऐसे ऐसे न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस की भी कॉपी हो जाती है, साइटोप्लाज्म की कॉपी हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी हो जाती है, गोल्गी अपरेटस की कॉपी हो जाती है। जब कॉपी हो जाती है तो यहाँ पे जाके ये हो जाते हैं डबल, सिंगल से हो गए डबल, फिर ये अपने डबल बनाएंगे, ये अपने डबल बनाएंगे, ऐसे होगा इनका प्रोसेस। ठीक, इसको हम लोग आगे डिटेल व्यू में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको मैंने केवल एक ब्रॉड व्यू सोचने का मौका दिया है, जिससे आप सोच सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यस क्यों है। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इसमें नो होगा। क्यों नो होगा? क्योंकि जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स मेल पेरेंट के, कुछ क्रोमोसोम्स फीमेल पेरेंट के आके उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण एग्जैक्ट कॉपी आपको पाना बहुत ही मुश्किल है। इसमें से बहुत लोग होंगे जो अपने मम्मी को पढ़े होंगे, बहुत पापा को पढ़े होंगे। तो ऐसे हिसाब से आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारा घमंजा हो जाता है एक तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आंसर आपको मिला नो। अच्छा, मैंने एक चीज़ और ढूंढी है जिसका नाम आपने क्लास 9th में भी सुना है, डीएनए। डीएनए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है डीएनए का। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि इसका आविष्कार फ्रेडरिक मेशर ने किया था। फ्रेडरिक मेशर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था डीएनए को। इसमें क्या होता है कि हमारे जो शरीर की स्ट्रक्चर होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ये न्यूक्लियस में छुपा के रखता है। आप कह सकते हो न्यूक्लियस का ये अलमारी है जिसमें हमारे सारे इन्फॉर्मेशंस कैच होती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो द जेनेटिक, एक जेनेटिक ऐसा मटेरियल है ऑर्गेनिजम्स के अंदर में जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और हमारे इन्फॉर्मेशंस को अपने अंदर छुपा के रखता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जो डीएनए होता है ये एक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है, जिससे क्या बनते हैं न्यू बॉडी, जिससे एक न्यू बॉडी तैयार होती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे डीएनए का ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल की, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जिससे न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी में नाक कितनी लंबी रहेगी, कान कितने बड़े रहेंगे, आँख कितनी छोटी रहेगी, ये सब इसी में होता है। कैसे डीएनए जो होता है, ऐसा आपने कभी मूवी में देखा होगा कि जब किसी के शरीर में भूत का प्रवेश हो जाता है तो वहाँ पे से डीएनए घूमता रहता है और अंदर की चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं हमारे माइंड की। तब आपने ऐसा कुछ सिंबल देखा होगा जो घूमता रहता है। इसका जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे डीएनए के बारे में कुछ नया। ठीक, स्टार्ट करते हैं। डीएनए के बारे में हम लोग नया क्या देखेंगे, डीएनए कैसा होता है, डीएनए के अंदर जीन्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा डीएनए होता है ये जिस प्रकार के स्ट्रक्चर में कैरी किया जाता है इसी को कहते हैं क्रोमोसोम्स। और हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 46 और पेयर्ड क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 23। ठीक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो कहीं भी पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक वर्ड आया जीन्स। अब पहनने वाली जीन्स तो मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। इसमें की जीन्स अलग होती है जिसकी स्पेलिंग होती है ये GENES, जीन्स। इस जीन्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इस जीन में होता क्या है, जीन नहीं जीन, ये हमारा जो डीएनए रहता है डिवाइडेड रहता है। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जो हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशन होती है ये जीन की वजह से होती है। अच्छा, कैसे? जो इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इसी डीएनए के बॉन्ड को ऐसा उल्टा कर दूं, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर को, अच्छा ये स्ट्रक्चर दिया किसने था? तो इस स्ट्रक्चर को देने वाले जो महान साइंटिस्ट थे वो वॉटसन थे और क्रिक थे। वॉटसन एंड क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको स्ट्रक्चर को दिया था। ठीक, इसमें अब देखिए ठीक, ये ऐसे है कुछ बॉन्ड हमारा डीएनए का। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवीज़न होता है।
इसको जीन बोल दीजिए। ये एक जीन हो गया, जीन नंबर 3, 2, 1। अब हो सकता हो जीन नंबर 1 में आपके नाक का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये बताया जा रहा है। ये एक ऐसा पार्ट है डीएनए में, ये नहीं कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो इसी जीन के अंदर रहती है। जीन में बने होते हैं बक्से जो इनको रखते हैं अपने अंदर, ठीक। ये उसमें होता क्या है, सेल, हमारी बॉडी में क्या है, सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, जीन है, जो कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को कैच करके रखते हैं। जीन नंबर 1 हो सकता हो नाक का संभालता हो, जीन नंबर 2 हो सकता हो कान का संभालता हो, जीन नंबर 3 हो सकता हो मुंह का संभालता हो। सबके ऐसे से वर्क डिवाइड है, ठीक। तो जीन ही वेरिएशन का कारण बनता है। हो सकता हो इनके आँख, जैसे कोई न्यू है, न्यू बॉडी है तो, और यहाँ पे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, तो हो सकता है इनका जीन 1 इसके अंदर आ जाए, इसका जीन 2 इनके अंदर आ जाए, तो इसी कारण ये वेरिएशन होता है, ठीक। तो इसका आप बोल सकते हो जीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट क्या होता है, ट्रेट्स मतलब, मैंने इस वर्ड्स का जो नाम लिया इसकी स्पेलिंग है ट्रेट्स, मतलब कि वेरिएशन, किस चीज़ में वेरिएशन ऑफ न्यू बॉडी के वेरिएशन में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जीन का आविष्कार किसने किया था, जॉनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। जीन को क्वाइन मतलब होता है आविष्कारी, आप समझ सकते हैं। जीन वर्ड को कौन लाया था, जॉनसन नाम के एक प्राणी ने जीन वर्ड का आविष्कार किया था, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जीन में कई सारी इंफॉर्मेशंस कैच होती हैं, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एक जीन की डेफिनेशन अगर हम बताते हैं, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे चैप्टर से, लेकिन आप जान जाएंगे तो चैप्टर आपको बहुत ब्रॉड व्यू से देखने को मिल जाएगा। जीन की जो होती है ये हमारे क्रोमोसोम्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स है, इसका एक ऐसा सेगमेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, जिसके अंदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक। और यही पूरा कंट्रोल करती है हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये इतनी नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा रेयर पर इम्पॉर्टेंट थी। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।